अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8 यूनिट नंबर 8 लॉजिक जिसकी एक ही एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसका इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास क्या होता है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ए वाला जो है वो उसका करेक्ट होगा। इसी तरह इसका सेकंड है Which of the following sentences describe deductive reasoning? तो डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है? उसमें से कैलकुलेशन की जाती है वेल नोन फैक्ट्स, जिसके हमें हकायक का पता होता है। उन हकायक से जो नताइज निकाले जाते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। इसी तरह ये इसका डी वाला पार्ट करेक्ट होगा। इसका थर्ड वाला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट, तो इंटीजर का सेट इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट नहीं होता। बी वाला है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180, तो क्वाड्रिलेटरल के 360 होते हैं, यहाँ 180 लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है। सी वाला पार्ट में लिखा हुआ है 22/7 नॉट एलिमेंट्स है इर्रेशनल नंबर का, क्यों डैश का, क्योंकि इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका सी वाला पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है इसलिए ये करेक्ट होगा। आल आइसोस्केल्स ट्राइएंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल ट्राइएंगल, तो ये भी इसका रॉन्ग होगा। आगे इसका फोर्थ वाला है which of the following statements is the based on represent the negation of the statement the stove is burning, तो इसकी negation यानी कि इसकी मनफी क्या होगी? the stove is not burning, the stove is not burning, ये इसकी negation होगा। ए वाला पार्ट करेक्ट होगा। बी में लिखा हुआ है the stove is dim, the stove is turned to low heat, इट इज बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग, तो ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं है। द स्टोव इज नॉट बर्निंग करेक्ट है, जो कि ए वाला पार्ट है। आगे इसका पांचवा एमसीक्यूज है द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन। यह कहता है कंजंक्शन जो होती है वो ट्रू होती है कब? जब बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। कंजंक्शन होता है एंड जो है ना, एंड ऑपरेटर पी एंड क्यू ऑपरेटर का जो होता है कंजंक्शन, वो जब ये दोनों ट्रू हो तो तब वो ट्रू होता है। तो इसका पार्ट बी जो है वो करेक्ट है। आगे है सिक्स वाला a conditional is regarded as false only when, conditional कब जो है वो false होती है? जब antecedent is true, पहले वाला ट्रू हो, एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, और बाद वाला जो है वो फॉल्स हो, तब जो है ये कंडीशनल ट्रू होती है। उसके बाद इसका सेवन वाला है कंट्रापोजिटिव ऑफ पी डैश क्यू इज, तो दोनों की नेगेशन हो जाएगी, तो ये सी वाला पार्ट इसका करेक्ट होगा। एट वाला है द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज, तो ये कंजक्चर होगा। इसका बी वाला पार्ट जो है वो करेक्ट होगा। थ्योरम भी नहीं होता, एक्सियम भी नहीं होता, और पोस्टुलेट्स भी नहीं होता, तो कंजक्चर होता है ये वाला। इसी तरह इसका नाइन्थ वाला दिया गया है, तो द स्टेटमेंट a straight line can be drawn between any two point is, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन जो है वो खींची जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्सियम होता है, वो पहले से प्रूव शुदा होता है। इसी तरह द स्टेटमेंट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल इज 180 डिग्री, तो ये प्रूव्ड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थ्योरम, और बी वाला पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। ये कंडीशंस हमें दी गई हैं और इनके हमने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव लिखने हैं। कन्वर्स में क्या होता है? इनकी प्लेस चेंज की जाती है, ये आ जाता है क्यू पहले आ जाता है और नेगेशन पी बाद में चला जाता है। इनवर्स में क्या होता है? ये जो साइन है ये चेंज हो जाते हैं,
इसको इस तरह लिखते हैं P implies Q, और P के साथ नेगेशन है, ये खत्म हो जाएगी, Q के साथ नेगेशन आ जाएगी। और कंट्रापोजिटिव में क्या होता है, कंट्रापोजिटिव में इनकी प्लेस भी चेंज की जाती है, Q implies P, तो साथ इनकी साइन भी चेंज किए जाते हैं। यहाँ P के साथ नेगेशन है तो P के साथ नेगेशन नहीं आएगा, Q के साथ नेगेशन आ जाएगा। सेकंड वाला पार्ट है आपके पास, ये कंडीशनल दी गई है, तो इसमें क्या करते हैं, कन्वर्स में क्या करते हैं, इनकी प्लेस चेंज की जाती है, P implies Q। इनवर्स में क्या किया जाता है, इनके साइन चेंज किए जाते हैं, नेगेशन Q implies negation P, और यहां क्या किया जाता है, इनकी प्लेस भी चेंज की जाती है, ये P है तो negation P हो जाएगा, implies ये आपके पास negation Q हो जाएगा, प्लेस भी चेंज की जाती है और साइन भी चेंज किए जाते हैं। पहले कन्वर्स, कन्वर्स में इनकी प्लेस चेंज की जाती है, negation Q implies negation P। इनवर्स में क्या किया जाता है, इनके साइन चेंज किए जाते हैं, P implies Q, और कंट्रापोजिटिव में क्या किया जाता है, इनकी प्लेस भी चेंज की जाती है और इनके साइन भी चेंज किए जाते हैं। ये दोनों के साथ नेगेशन है, खत्म हो जाएगा और Q पहले आ जाएगा, implies P आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये नेगेशन Q और नेगेशन P है, कन्वर्स में हम इनकी प्लेस चेंज करते हैं, negation P implies negation Q। इनवर्स में क्या किया जाता है, इनके साइन चेंज किए जाते हैं, तो ये दोनों के साथ नेगेशन है, नेगेशन को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा Q implies P। और इसी तरह जब हम इसके कंट्रापोजिटिव में जाएंगे तो इनकी साइन भी चेंज होंगे और इनकी प्लेस भी चेंज होगी, क्योंकि दोनों के साथ नेगेशन है, खत्म हो जाएगा, P पहले आ जाएगा और Q बाद में चला जाएगा, P implies Q। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, इनके ट्रुथ टेबल लिखनी है। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, P हमारे पास होता है ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये दो हैं, P एंड Q का कर रहे हैं, इनका ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं, इसलिए 2 की पावर 2 आएगा। अब ये दो 2 कैसे आए, इसको जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 2 आर 4, पहले दो ट्रू आ जाएंगे, अगले दो फॉल्स आ जाएंगे। अब अगर दोबारा इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये 1 आता है, यानी कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, इस तरह करके ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बनता है। अब हमने क्या करना है, नेगेशन Q करना है, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, इसका नेगेशन आ जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये इसका नेगेशन होता है। फिर आपने इसका फाइंड करना था PRQ, तो एक भी ट्रू ट्रू होता है, तो ये देखें दोनों में एक भी ट्रू ट्रू आएगा, ये ट्रू है इसलिए ट्रू आएगा, ये ट्रू है इसलिए ट्रू आएगा, ये दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। ये और ऑपरेटर में होता है, और ऑपरेटर में एक भी ट्रू ट्रू होता है, दो फॉल्स फॉल्स होते हैं। फिर इसी का आगे नेगेशन किया गया है, तो ये ट्रू जो है ये फॉल्स में हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स में हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स में हो जाएगा, और ये फॉल्स ट्रू में हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है और ऑपरेटर फिर दिया गया है, तो इसका इस वाले कॉलम का और Q वाले कॉलम का, तो R का मतलब है एक भी ट्रू ट्रू होता है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये एक ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, इनमें ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये ट्रुथ टेबल था इसका। इसका सेकंड वाला पार्ट है, वहां भी आप ट्रुथ टेबल लिखेंगे P एंड Q का।
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन क्यों है? क्योंकि नेगेशन हो जाएगी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसी तरह नेगेशन पी भी है, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। फिर हमें इसके अंदर क्या चाहिए था? हमें इन दोनों में और ऑपरेटर चाहिए, इन दोनों में और ऑपरेटर चाहिए। तो और ऑपरेटर क्या है? एक भी ट्रू ट्रू होता है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू एक है तो ट्रू आ जाएगा, इसमें भी एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। फिर हमने जो कंडीशन फाइंड करनी है उसमें सारे की नेगेशन है, तो इसकी नेगेशन कर देंगे। नेगेशन में क्या होता है? फॉल्स ट्रू हो जाता है और ट्रू फॉल्स हो जाता है। ट्रुथ टेबल इसका बनेगा हमारे पास। तो सबसे पहले P होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और ऑपरेटर में एक भी ट्रू ट्रू होता है, एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स फॉल्स होता है। तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अब बाय कंडीशनल में क्या है? एक भी फॉल्स फॉल्स होता है, दो फॉल्स ट्रू होते हैं। तो ये दोनों ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ एंड गिव 2 एग्जांपल। तो सबसे पहले आता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अ सेंटेंस और अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद which may be true or false। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ऐसा जुमला होता है जो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, बट नॉट बोथ। लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते कि एक जुमला एक ही वक्त में सही भी हो और गलत भी हो। इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये जुमला या स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, इसमें एक्सियम हो सकता है, थ्योरम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसकी एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स में आ जाता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स के अंदरूनी जाविये जो होते हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री होता है। और इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज 2 पाई r। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि किसी भी दायरे का सर्कमफेरेंस मालूम करने के लिए जो फार्मूला दिया जाता है वो 2 पाई r है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जाहिर करती है। इसके साथ आता है मैथमेटिकल प्रूफ। अ प्रूफ इज अ स्टेप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू एस्टेब्लिश द ट्रुथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक ऐसा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के सही होने को जाहिर करती है। इट इज़ अ डिटेल्ड एंड लॉजिकल प्रोसीजर। ये एक डिटेल के साथ और लॉजिक के साथ इसका तरीकाकार है विच एक्सप्लेन हाउ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये वो तरीकाकार है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये किस तरह ट्रू है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं प्रूव इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रूव यानी कि इसके अंदर पैरेलल लाइंस की खसूसियात प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। जैसा कि उसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि पैरेलल लाइन जो है वो साथ साथ तो चलती हैं लेकिन एक दूसरे के साथ टच नहीं होती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी एग्जांपल है प्रूव इन्वॉल्व द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम ऑन द एंगल्स ऑन अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री।
यानी कि इसके अंदर ये भी खसूसियात होती हैं कि जब किसी भी लाइन जो है उसके ऊपर एक किसी एक पॉइंट पर जब हम एंगल बनाते हैं तो वो एंगल चूंकि एडजेसेंट होते हैं, तो जब हम उन दोनों को प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो सॉल्यूशन में आता है एक्सियम। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्सियम भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट इज एक्सेप्टेड, जिसको कबूल किया जाता है, एज ट्रू कि वो सही है, दुरुस्त होगी, विदाउट एनी प्रूफ, बगैर किसी प्रूफ के या बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी प्रूफ के इस बात पर यकीन किया जाता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसा कि इसकी एग्जांपल है, आ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो ये हमें पता है, ये पहले से प्रूफ शुदा है कि एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट में से गुजर सकती है। इसी तरह इसकी सेकंड वाली है एग्जांपल, थ्रू एनी पॉइंट टू डिस्कनेक्ट पॉइंट्स में से एक लाइन गुजर सकती है या एक नुक्ते से कई लाइनें गुजर सकती हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सियम। थ्योरम जो होता है ये एक कानून होता है जो पहले कई मराहल से गुजर चुका होता है, जैसे कि ये तजर्बात से और एक्सियम से और ये गुजर चुका होता है। A theorem is a mathematical statement, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है that requires proof, जिसको प्रूफ की ज़रूरत होती है, तजर्बात की ज़रूरत होती है, to establish its truth, उसके सच को साबित करने के लिए, सच को जाहिर करने के लिए। तो ये पहले प्रूव हो चुका होता है और इसको हम दोबारा भी प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस जो होती है, द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज, उसके जो वतर के स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर्स ऑफ द अदर एंगल्स। जो उसके स्क्वायर होते हैं, उसके वतर का जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो उसके दूसरे दो इजला के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये पहले प्रूव शुदा है, हम इसको दोबारा प्रूव भी कर सकते हैं। और ये सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस रियाजीदान था जिसने इसको प्रूव भी किया था। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन वन, एक से जो बड़ा इंटीजर होता है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, उसको ज़ाहिर किया जा सकता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स के तौर पर हम उसको लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर जो एक से बड़ा होता है उसको हम दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये था एक्सियम एंड थ्योरम। What is the importance of logical reasoning in mathematical proof? Give an example to illustrate your point. ये रियाजियाती सबूत में मंतकी इस्तदलाल यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, मंतकी इस्तदलाल की क्या अहमियत है, अपने जवाब की वजाहत के लिए एग्जाम्पल मिसाल दें। इसका सलूशन है, लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ फंडामेंटल इन मैथमेटिकल प्रूफ। रियाजियाती सबूत में मंतकी इस्तदलाल यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एक बुनियादी हैसियत रखता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ सिस्टमेटिक मेथड, ये एक मुकम्मल या बाकायदा तरीक़ाकार है। सिस्टमेटिक मेथड यानी कि ये एक बाकायदा तरीक़ाकार है। द इनेबल्स वन टू इंटरप्ट द मीनिंग्स ऑफ द स्टेटमेंट्स, ये इंसान को बयानात यानी कि स्टेटमेंट के मानी को समझने, उनकी सच्चाई को जांचने, एंड रिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन फ्राम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, और मवाद के मौजूदा हक़ाइक़ से नई मालूमात अख़ज़ करने के काबिल बनाता है। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ये हमारे पास एक मुकम्मल तरीक़ाकार होता है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ फंडामेंटल, बुनियादी हैसियत रखता है,
इन मैथमेटिकल प्रूफ में, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ सिस्टमेटिक मेथड, ये एक बाकायदा तरीकाकार है, ये एक बाकायदा सिस्टम है। द मीनिंग्स ऑफ द स्टेटमेंट्स, जो के बयानात के मानी को समझने, एग्जामाइन देयर ट्रुथ, उनकी सच्चाई को, एग्जामाइन होता है जांचना परखना, देयर ट्रुथ, उनकी बयानात जो होते हैं उनकी सच्चाई को परखने के लिए, एंड रिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एग्जिस्टिंग होता है मौजूदा हकायक से नई मालूमात अखज़ करने के काबिल बनाता है। इसकी इम्पोर्टेंस में आता है, इट इंश्योर द आर्गूमेंट स्ट्रक्चर इज साउंड, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि दलाइल का ढांचा दुरुस्त और मजबूत हो। दूसरा है, क्लियरली शोज व्हाई समथिंग इज ट्रू, क्लियरली इंश्योर, ये इस बात को भी यकीनी बनाता है, क्लियरली शोज, ये वाजे करता है, व्हाई समथिंग इज ट्रू, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त क्यों हैं, वो सच्ची क्यों है, वो सही क्यों है। और तीसरा है, इट रिमूव एम्बिग्युइटी, ये अबहम यानी कि शक व शुबे को बिल्कुल दूर कर देता है। अब आते हैं इसकी मिसाल की तरफ, प्रूविंग दैट द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, ये साबित करें कि दो इवन नंबर को अगर प्लस किया जाए तो उनका आंसर भी एक इवन नंबर ही आता है। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट द टू इवन इंटीजर्स हमारे पास हैं, एक a है और दूसरा b है। a को हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास a इज इक्वल टू 2m है और b इज इक्वल टू 2n है। यहाँ m और n जो हैं ये इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं। नो a प्लस b इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, तो इनमें से चूंकि दो कॉमन निकलता है, 2 हम कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाएगा m प्लस n हमारे पास, ऐसे समझिए कि a रिप्रेजेंट कर रहा है k को, k मतलब कि कांस्टेंट कहाँ से है, बिलोंग टू इंटीजर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 2k आ जाएगा। तो 2 जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो उसका मतलब है कि वो एक इवन नंबर है। Since mn is an integer, so a plus b is 2 times an integers। बस इस बार ये साबित हुआ कि अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करें तो उनका आंसर भी एक इवन नंबर ही आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, कि ये बताएं कि नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं वो एक्सियम है, कंजक्चर है या थ्योरम है, और उनकी रीज़न की एक्सप्लेनेशन भी करें, वजाहत भी करें। तो हमारे पास जो पहला जुमला दिया गया है, थ्रो एनी 2 पॉइंट्स देयर इज एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन, के किसी भी 2 पॉइंट्स में से एक लाइन जो है वो सीधी गुजर सकती है, किसी भी दो नुकात से सिर्फ एक ही सीधी लाइन गुजर सकती है। तो ये एक एक्सियम है। क्यों? एक्सियम के लिए, एक्सियम एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, सब उसे ऐसे ही सच मान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में इसका आ जाता है, इट इज़ वन ऑफ फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये अकलदीसी ज्योमेट्री जो है उसमें ये साबित हो चुका है, ये उसका बुनियादी मफरूज़ा है जिसे बगैर किसी सबूत के हम सच मानते हैं और ख़ुद भी 2 पॉइंट्स लगाकर इनके बीच एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक्सियम की है। एक्सियम बगैर किसी सबूत के उसको सच्चा मानने का नाम होता है, बगैर किसी सबूत के, बगैर साबित करने की उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इसी तरह इसका सेकंड सेंटेंस है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर दैन 2, हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा है, कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, उसको 2 प्राइम नंबर के मजमूए के तौर पर लिखा जा सकता है। तो
ये एक क्यास आराई है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, जो हमें वैसे ही देखने से बात सच्ची लगे और लोग उसको सच मानना शुरू हो जाएं, तो उसका कोई सबूत रियाजियाती तौर पर ना मिले, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंजक्चर कहते हैं। कंजक्चर यानी कि क्यास आराई। तो इस सेंटेंस में हमें बस क्यास आराई दी गई है। ये रियाजी की दुनिया में एक गोल्ड बाग का क्यास इसको कहा जाता है। बड़े बड़े रियाजीदान इसे सच मानते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई बाकायदा प्रूफ या सबूत पेश नहीं किया जा सका। The given statement is conjecture because it is widely believed to be true but lack of a formal proof। कोई भी इसका फॉर्मल या रियाजियाती प्रूफ जो है वो पेश नहीं किया जा सका, इसलिए इसको हम कंजक्चर कहते हैं। क्योंकि जो इवन नंबर हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, हो सकता है कहीं जाकर बहुत बड़े बड़े इवन नंबर आए और उनको सम करने से हो सकता है उनका प्राइम नंबर आंसर ना आए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंजक्चर। कि ये एक क्यास आराई है, इसको रियाजियाती तौर पर अभी तक सबूत इसका पेश नहीं किया जा सका। तीसरा जुमला, तीसरी स्टेटमेंट, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। के मुसल्लस के जो अंदरूनी जाविये हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री है। तो आंसर इसका द गिवन स्टेटमेंट इज अ थ्योरम। ये एक थ्योरम है। ऐसी बात, थ्योरम एक ऐसी बात जिसे रियाजी के असूलों के जरिए बाकायदा साबित किया जा चुका हो, उसको हम कानून या थ्योरम कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाता है बिकॉज इट इज formally proved within the framework of Euclidean geometry। क्योंकि ये अकलदीसी ज्योमेट्री के कवानीन और मतवाजी लाइनों के असूलों को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा तौर पर लैब या कागज़ पर साबित किया जा चुका है। और हम इसको अगली क्लासेस, ये जो क्लास है इसके अगले यूनिट्स में पढ़ेंगे भी। यहाँ पर यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, 9वें यूनिट में यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, अकलदीसी ज्योमेट्री है, वहाँ से ये बात साबित भी करेंगे। और ये बात साबित शुदा है कि ये एक थ्योरम है, ये एक कानून है। तो इससे हमें ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम के डिफरेंस का पता चला कि एक्सियम क्या होता है जिसके लिए बगैर किसी सबूत के, जिसकी साबित करने की ज़रूरत ही ना हो, उसे हम सच मान लें। कंजक्चर क्यास आराई, बगैर देखे बगैर सोचे सच मानते हूँ लेकिन उसका कोई पक्का सबूत ना हो। और थ्योरम जिसे रियाजी के असूलों के ज़रिए बाकायदा साबित किया जा सका हो, तजर्बात के ज़रिए प्रूव किया जा सका हो, उसको हम थ्योरम कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी एक्सियम है, सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी कंजक्चर है, जबकि थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो थ्योरम है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉल्यूशन आएगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x - 4 का स्क्वायर प्लस 9। तो क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर खोल देंगे। तो स्क्वायर खोलने से क्या आएगा हमारे पास, x का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर और प्लस ये वाला 9। क्या आएगा, x स्क्वायर -2 4s are 8x प्लस 4 4s are 16 प्लस 9। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -8x प्लस 25, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था। सो प्रूव्ड। रीजनिंग भी देनी थी, तो इसके अंदर रीजनिंग क्या है, हमने फार्मूला यूज किया है a - b के स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, उसको सॉल्व करना है और उसमें भी ये दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। हमने क्या रीजनिंग दी है इसकी, हमारे पास फार्मूलाज यूज हुए हैं। कौन से, इसमें हमारे पास फार्मूला यूज हुआ है a प्लस माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमारा यूज हुआ है। ये रीजन है इसकी। तो क्या आएगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2x प्लस 1। तो क्या आएगा, ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ काट गया, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 के साथ काट गया। तो क्या रह गया, 2 प्लस 2 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करना था। यहाँ पर हमने की है कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज की है कि कैंसिल किए हैं हमने। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस, फार्मूला यूज होगा दोबारा, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। हमने क्या किया है, फार्मूला यूज किया है, कौन सा, रीजनिंग इसकी क्या आएगी, फार्मूला यूज किया है a प्लस माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज किया है। क्या आएगा इसका, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 5s आर 10x प्लस 5 5s आर 25 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 5s आर 10x प्लस माइनस माइनस 25। तो क्या आएगा, ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ काट जाएगा, माइनस 25 प्लस 25 के साथ काट जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो प्रूव्ड। यहां पर हमने प्रॉपर्टी यूज की है कैंसलेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है, 20x हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव करना है इसमें भी। तो क्या आएगा, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाई स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप वो कहता है, इसको आपने साथ जस्टिफाई करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 प्लस 16x ओवर 4 जो कि 1 ओवर 4 हो जाता है, और अंदर रह जाता है 4 प्लस 16x। a ओवर b इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 ओवर b वाली, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है। हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 x
मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है, क्योंकि 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो यहाँ क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4 1 + 4x एसोसिएटिव लॉ यूज हुआ है। अब ये आगे से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका 1, क्योंकि ये कट जाता है 1 × 1 + 4x। तो ये क्या कौन सा लॉ यहाँ पर यूज हुआ है? यहाँ पर यूज हुआ है आपका कैंसलेशन या मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स यूज हुआ है। अब इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4x। तो ये क्या आ गया? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। सो प्रूव्ड। सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 6x² + 18x over 3x² - 27। 6x multiply x plus 6x multiply 3 over 3x² minus 3 multiply 9। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, दोनों में 6x कॉमन है, 6x कॉमन, अंदर ये वाला x प्लस 3, यहां से 3 कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x² - 9। टेकिंग कॉमन फ्रॉम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से कॉमन निकाला तो ये हमारा पास बन जाता है 6x × x + 3 over 3 × x² - 3 का स्क्वायर। फिर क्या बनेगा हमारे पास? 6x x + 3 over 3 × x - 3 and x + 3। यहां हमने फार्मूला यूज किया है a² - b² a - b and a + b का। तो ये सेम ऊपर नीचे कट गए, 3 1 * 3, 3 2 * 6, तो ये बच गया हमारे पास 2x over x - 3, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। x² + 7x + 10 over x² - 3x - 10 is equal to x + 5 over x - 5। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, x² + 7x + 10 over x² - 3x - 10 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास बनता है 10, हमें 7 चाहिए, तो क्या आएगा? x² + 5x + 2x + 10। हमने 10 के जो है वो पेयर बनाए हैं, 1 × 10 और 2 × 5, ये वाला पेयर हमने यूज किया है। नीचे भी आपके पास 10 ही बनता है, 10 का पेयर फिर यही लेंगे, लेकिन 5 के साथ माइनस लगाएंगे, x² - 5x + 2x - 10। फिर क्या आएगा? हम इसमें से कॉमन निकालेंगे ऊपर वाले दो में से, तो x + 5 + 2 कॉमन निकलेगा, तो x + 5। डिनोमिनेटर में से भी कॉमन निकलेगा, तो x - 5 + 2 कॉमन, x - 5। x + 5 कॉमन निकलेगा ऊपर वालों में से, अंदर बचेगा x + 2, नीचे वालों में से भी x - 5 कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x + 2। तो क्या हुआ? ये आपस में कट गए और ये रह गया x + 5 over x -
5, जो कि हमारा है राइट हैंड साइड के इक्वल। यहां हमने प्रॉपर्टी यूज की है कैंसलेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमने यूज किया, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। 10th वाला क्वेश्चन है, सपोज x इज एन इंटीजर, इफ x इज ऑड देन 9x प्लस 4 इज ऑड। तो सपोज x इज ऑड, so x is equal to 2k plus 1. Suppose x is odd, for example x is equal to, therefore x is equal to 2k plus 1, k एलिमेंट्स है z का यानी के इंटीजर्स का। तो क्या then 9x plus 4 is equal to 9 into 2k plus 1। तो क्या आएगा हमारे पास 18k प्लस 9 प्लस ये वाला 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास 18k प्लस 13, क्योंकि ये 2k आ गया और ये हमारे पास वही इंटीजर्स आ गया विच इज एन ऑड नंबर। सम ऑफ एन odd and even integer is an odd integer। 11 वाला क्वेश्चन था, suppose x is an integer, if x is odd then 7x plus 5 is even। तो हमने सपोज किया x इज ऑड नंबर है, x 2k plus 1 वेयर k जो है वो एलिमेंट है z का, देन ये 7x plus 5 is equal to 7, x की जगह पर x की वैल्यू आ गई प्लस ये वाला 5 उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14k प्लस 7 1 7 प्लस ये वाला 5, तो ये आ जाएगा 14k प्लस 7 प्लस 5 12। इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन निकाला, अंदर आ गया 7k प्लस 6। तो यहाँ से हमने प्रूव करना था कि ये एक इवन नंबर आता है। तो पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर, क्योंकि 2 एक इवन इंटीजर है, विद एनी इंटीजर किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर इवन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 7k प्लस 6, तो 2 7 की जगह पर मैं रखता हूं 1 प्लस 6, तो यह आएगा 2 इंटू 7 प्लस 6, 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26, जो कि एक इवन नंबर है। यहां मैंने इवन नंबर ऑड नंबर पुट किया था, तो अब मैं अगर इसकी जगह पर इवन नंबर पुट करता हूं, k को अगर मैं 2 पुट करता हूं, तो पहले ऑड किया था, अब ये इवन नंबर करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, तो 2 7 2 आर 14 प्लस 6, 2 मल्टीप्लाई 20 और 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 इज आल्सो एन इवन नंबर। सो हमें पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये कोई भी इवन इंटीजर्स जब किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर इवन आता है। फर्स्ट पार्ट है इसका, सपोज x is an odd, so x is equal to 2k plus 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है, where k एलिमेंट है इंटीजर्स का z का, then
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आ जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6। फार्मूला खोलेंगे, 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s आर 8k माइनस 4 1s आर 4 प्लस 6। तो ये क्या आ गया आपके पास, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 2। 6 में से 4 निकल जाएगा 2 और ये माइनस का 8k। ये आप हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 8 में से प्लस का 4 निकल जाएगा तो माइनस 4k प्लस 3। 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3। 4k स्क्वायर माइनस 4k is an even integer so 4k square minus 4k plus 3 is an odd integers. Suppose x is an even integer, then x is equal to 2k, where k एलिमेंट है z का। then x square plus 2x plus 4 is equal to 2 into is equal to 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 4। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2। तो क्या आया, ये चूंकि हमारे पास इवन नंबर है तो ये हमने प्रूव भी ये करना था इज ए इवन नंबर। ये 2 बाहर 2 है, अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो फिर इवन नंबर ही हो जाएगा। सिंस 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इज even then x square plus 2x plus 4 is also even। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, हमने इसको प्रूव करना है। लेट x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, तो फिर x एलिमेंट नहीं है a इंटरसेक्शन b का, x एलिमेंट नहीं है a का एंड x एलिमेंट नहीं है b का। इसका मतलब ये है क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये इसके डैश का एलिमेंट है, तो ये ना ही a का एलिमेंट है और ना ही b का एलिमेंट है। असल में ये का एलिमेंट तो नहीं है, तो x एलिमेंट होगा फिर a डैश का एंड x एलिमेंट होगा b डैश का। a डैश यूनियन b डैश का, x एलिमेंट होगा क्योंकि x a का है और b का है, तो x एलिमेंट होगा a डैश का और b डैश का। सो a इंटरसेक्शन b डैश ये सबसेट होगा किसका, a डैश यूनियन b डैश का।
एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इसका, तो फिर इसका ये नहीं होगा, ए का नहीं होगा, बी का नहीं होगा, तो फिर ये इसके डैश का होगा या फिर ये डैश की यूनियन का होगा। तो पता चला कि ये जो है ये इसका सबसेट है। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर वाई रख लेंगे। कन्वर्सली क्या करेंगे, लेट वाई एलिमेंट है ए डैश यूनियन बी डैश का, तो वाई एलिमेंट नहीं होगा ए यूनियन बी का, वाई एलिमेंट नहीं है ए का एंड वाई एलिमेंट नहीं है बी का, वाई एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, वाई एलिमेंट है ए डैश का एंड वाई एलिमेंट है बी डैश का। वाई इसका नहीं है तो फिर किसका है, सो वाई एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश का। हमारे पास आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश का। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश is equal to A dash union B dash. Solve X and Y positive real numbers. Then X greater than 0, Y greater than 0. Also given में है हमारे पास x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। तो क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेस देन वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर के साथ काट गया तो वाई लेस देन एक्स, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है कि एक्स भी ग्रेटर देन 0 आएगा, वाई भी ग्रेटर देन 0 आएगा। आल्सो गिवन में हमें ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, एक्स छोटा है और वाई एक बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेकर जब ये कट जाएगा तो प्रूव हुआ कि x लेस देन y इज आल्सो अ रियल नंबर। x and y is a positive real number. Proved. Consider triangle ABC having vertex A, B and C। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स हैं A, B एंड C। यहां से एक लाइन गुजारेंगे जो आपके पास एंगल बनाएगी
y, z एंड x, ये y और ये z, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये y, z और x का बनेगा। तो जब हमें मालूम है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बराबर होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ड्रा अ लाइन DE पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू पॉइंट ए। पॉइंट ए से हमने एक लाइन ड्रा की जो BC के पैरेलल है। एंगल A इज इक्वल टू x, एंगल B is equal to y, angle C is equal to z. BC parallel to DE and AB is transversal. Angle ABC is equal to DAB is equal to y. एंगल ABC y है और एंगल DAB इसका भी y है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। एंगल ABC y है, एंगल DAB भी y है, क्योंकि अंदरूनी और बैरूनी एंगल इक्वल होता है। एज BC पैरेलल टू DE and AB is transversal so angle ACB इक्वल है एंगल EAC के। EAC के इज इक्वल टू Z। एंगल X, Y and Z formed on a straight line since these are adjacent angle. Adjacent angles on a straight line. On a straight line, angle Y plus angle X plus angle Z is equal to 180 degree. These are also interior angle of triangle ABC. Sum of interior angle of a triangle is 180.
हमने साबित करना था कि ट्राइंगल के जो अंदरूनी जाविये हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। कंसीडर्ड अ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टेक्स A, B एंड C। हमने क्या किया, इससे एक ड्रा की पैरेलल लाइन DE जो A से गुजरेगी पासिंग थ्रू। तो हमारा मेजर एंगल A आ गया X, मेजर एंगल D आ गया, मेजर एंगल B आ गया Y और मेजर एंगल C आ गया Z। एज BC और DE पैरेलल है और AB जो है ये ट्रांसवर्सल एंगल है उसका। सो एंगल DAB और एंगल ABC ये इक्वल है, ABC ये Y के इक्वल है। इसी तरह BC और पहले क्या था, DE पैरेलल था BC के, अब BC पैरेलल है DE के, तो ये क्या आ गया हमारे पास, Z के इक्वल आ गया। AB इज ट्रांसवर्सल, तो ये हमारे पास Z के इक्वल आ गया। द एंगल X, Y एंड Z आर फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी लाइन के ऊपर एंगल X, Y और Z बनते हैं जो कि 100 since these are adjacent angle, ये चूंकि एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर, hence इन सब को प्लस करें तो 180 बनता है। These are also interior angle of triangle ABC। ये जो आपके एंगल हैं ये उसी के इंटीरियर एंगल भी हैं, जिससे ये प्रूव हुआ कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, A बटा B इक्वल टू C बटा D। हमें क्या चाहिए, A के साथ D चाहिए, तो हम क्या करेंगे, B D के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। A बटा B मल्टीप्लाई B D, क्योंकि A के साथ D है, इसी तरह C बटा D मल्टीप्लाई B D। A मल्टीप्लाई 1 ओवर B इंटू BD, इसी तरह C मल्टीप्लाई 1 ओवर D मल्टीप्लाई BD। ये क्या बन गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कौन सी, ये B इस B के साथ कट गया, ये D इस D के साथ कट गया, तो ये हमारे पास आ गया AD इज इक्वल टू BC, जो हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो A मल्टीप्लाई 1 ओवर B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई 1 ओवर D, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो AC मल्टीप्लाई 1 ओवर B मल्टीप्लाई 1 ओवर D, तो ये आ गया AC ओवर BD। ये हमने प्रूव करना था। पार्ट है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, A ओवर B प्लस C ओवर B, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A मल्टीप्लाई 1 ओवर B प्लस C मल्टीप्लाई 1 ओवर D। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने की है, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, B है तो B एलसीएम आएगा, तो ये क्या आएगा, B से कटेगा, A मल्टीप्लाई 1 प्लस C मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा A प्लस C ओवर B, जो कि हमने प्रूव करना था।